Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss Plato's allegory of cave. This famous allegory of cave he has extensively described in the book 7 of Republic. In this famous metaphor, he tried to propagate his ideas about ignorance versus knowledge, illusion versus truth, and tried to put forward his views on the painful but rewarding journey of enlightenment. So it's a Socratic dialogue between Socrates and Plato's elder brother Glaucon. So it's in the form of a story. So allegory is any kind of play, story, or character which represent abstract ideas or qualities, and through this cave he has tried to present an idea about education, about enlightenment, about reality. So we are going to discuss it in this video. तो हम जो है स्टार्ट करेंगे. आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट दिस होल सिनेरियो इज़ अबाउट, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. ग्लूकॉन और सॉक्रेटिस के बीच में क्या डिस्कशन चल रही है, वो किस बारे में बात कर रहे हैं, और ये एलेगरी ऑफ केव है क्या. तो सबसे पहले एलेगरी के बारे में बताऊं. एलेगरी कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी प्ले, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी सिचुएशन जो क्या रिप्रेजेंट करे, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसे ईवल वर्सेस गुड, ट्रूथ, ब्यूटी, ऐसे कोई भी आइडियाज़ या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ जो है उनको रिप्रेजेंट करे, उनको सिंबलाइज करे, उसको हम एलेगरी कहते हैं. तो एलेगरी ऑफ केव में क्या है, सॉक्रेटिस और ग्लूकॉन के बीच में जो है एक डिस्कशन चल रही है जिसमें सॉक्रेटिस ग्लूकॉन को क्या कहता है. इमेजिन करो कुछ लोग जो हैं बचपन से एक केव के अंदर चेंड हैं, बिल्कुल उनके गर्दन भी बंधी हुई है, उनके पाँव भी बंधे हुए हैं. वो अपने हेड्स जो हैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं, ना ही वो देख सकते हैं पीछे, ना ही साइड. तो वो सिर्फ आगे देख सकते हैं, वो सिर्फ अपने सामने, जो उनके सामने एक वॉल है, वो सिर्फ उसको देख सकते हैं. और उन प्रिजनर्स के बीच में क्या है, उन प्रिजनर्स के पीछे फायर है, उन प्रिजनर्स के पीछे आग जल रही है, और उन आग और प्रिजनर्स के बीच में एक और वॉल है जहाँ पे जो है लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स कैरी कर रहे हैं, जैसे पपेट शो में करते हैं. कुछ ऑब्जेक्ट्स से जो है इल्यूजन क्रिएट होता है स्टेज पे, वैसे ही स्टैचूज, एनिमल्स या कोई भी एवरीडे आइटम्स जो हैं उनको क्या कर रहे हैं, वहाँ पे उनको चला रहे हैं, जिसकी वजह से फायर की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वॉल पे, और वहाँ पे जो है शैडोज़ क्रिएट हो रही हैं, और वो लोग जो है सिर्फ उन शैडोज़ को देख पा रहे हैं. और वो जो ऑब्जेक्ट्स वॉल पे बन रहे हैं, प्रिजनर्स को लगता है कि ये शैडोज़ जो बचपन से लेके अभी तक देख पा रहे हैं यही उनके लिए रियलिटी, क्योंकि उन्होंने उनके उसके अलावा कुछ भी नहीं देखा है. उस पूरी केव में सिर्फ डार्कनेस है, और सिर्फ वो लाइट की रिफ्लेक्शन जो शैडोज़ का कास्ट कर रही हैं, सिर्फ उनको वही दिखाई दे रहा है. फिर वो ग्लूकॉन से कहता है, सॉक्रेटिस इमेजिन करो कि उनमें से एक प्रिजनर जो है वो अपने आप को उन चेन से फ्री कर लेता है, और जब वो सबसे पहले टर्न करता है पीछे, तो वो क्या देखता है, वहाँ पे जो है वो रियलाइज़ करता है सबसे पहले कि वहाँ पे फायर जल रही है, और वहाँ पे जो फायर है और आगे जो है उनके शैडो स्टैचूज़ पड़े हुए हैं, कोई पपेट्स पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है वॉल पे. तो उसको उस टाइम पे रियलाइज़ होता है ये जो शैडोज़ हैं ये इल्यूजन है, लेकिन जो स्टैचूज़ या जो भी वो ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे देख पा रहा है फायर के आसपास, वो रियलिटी है. उसको उस टाइम पे लगता है कि ये चीज़ रियलिटी है. फिर सॉक्रेटिस कहता है कि इमेजिन करो एक और सिनेरियो, अगर उसी प्रिजनर को ड्रैग किया जाए उस केव से बाहर, और जब वो बाहर जाएगा तो सबसे पहले वो क्या देखेगा, सनलाइट देखेगा, और वो सनलाइट को डायरेक्टली देख नहीं पाएगा. उसकी आंखों में बहुत पेन होगा, उसको बहुत सफरिंग होगी, और वो अपनी आंखें खोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो ब्राइट लाइट जो है उसकी आंखों को हर्ट कर रही होगी, क्योंकि आज तक वो डार्कनेस में रहा था, इतनी डार्कनेस में रहा था कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है उस सनलाइट को, जबकि वो फायर की लाइट को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था. बट उसके लिए वो धीरे धीरे बेरेबल हो गई. पर जब वो डायरेक्टली सनलाइट में जाएगा तो उसके लिए अपनी आंखें खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा. बट स्लोली क्या होगा, वो एडजस्ट कर लेगा. वो बाद में जो पहले पहले रिफ्लेक्शंस वाटर में देखने लगेगा चीज़ों की, आसपास देखेगा, थोड़े बहुत शैडोज़ उसको दिखेंगे चीज़ों के, फिर वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को देखेगा, फिर वो स्टार्स को देखेगा, मून को देखेगा, और फाइनली वो सन को देख पाएगा. और फिर उसको इस चीज़ की रियलाइजेशन होगी कि सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ है, वो फॉर्म ऑफ गुडनेस है, और जिसकी वजह से हर कोई चीज़ जो है विजिबल होगी. और उसके बाद सॉक्रेटिस कहता है कि सोचो कि ये एनलाइटेड पर्सन, जिसको अब एनलाइटमेंट मिल गई है, जिसको हम बाद में एनालाइज करेंगे व्हाट दिस इज़ अबाउट, तो जिसको एनलाइटमेंट मिल गई है, जिस प्रिजनर को, इमेजिन करो ये प्रिजनर वापस से केव में जाता है और बाकियों को इन सब चीज़ों के बारे में बताता है कि जो भी वो यहाँ पे देख रहे हैं वो बस एक इल्यूजन है, वो रियलिटी नहीं है, असली रियलिटी जो बाहर है.
पर वो प्रिजनर्स चेन्ड हैं और वो उसको मॉक करेंगे कि नहीं ये जो है बाहर से आया है, वो उसको वायलेंटली रेजिस्ट करेंगे, वो रिफ्यूज़ करेंगे उसके आइडियाज़ को और वो कहेंगे कि जो वो शैडोज़ देख रहे हैं यहाँ पे वही उनके लिए फ़ेमिलियर है और वही उनके लिए अल्टीमेट ट्रुथ है। जो वो बाहर से देख के आया है वो बस एक इल्यूजन है, वो रियलिटी नहीं है। उनके लिए रियलिटी सिर्फ़ वही है जो वो देख पा रहे हैं। इस एलेगरी ऑफ केव में प्लेटो क्या रिप्रेजेंट करना चाहता था सोक्रेटिस को अपना माउथपीस बना के, कि बहुत सारे लोग जो इग्नोरेंस में रह रहे हैं, वो शैडोज़ को जो है रियलिटी समझते हैं। जो भी उनको सिखाया जाता है, जो भी कन्वेंशंस उनको ट्रेडिशन या कल्चर्स ने जो भी चीज़ें सिखाई होती हैं, वो बस उन्हीं तक सीमित रहते हैं, वो उनसे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। जैसे कि वो प्रिजनर्स केव में थे, जो वो देख रहे थे उस वॉल पे जो शैडोज़ कास्ट हो रहे थे उनको बस वही रियल लग रहा था। उसी तरह थे रियल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हम भी खुद होते हैं, कुछ ऐसे उनमें फंसे हुए होते हैं, कुछ एक ऐसी केव में हम ऐसे फंसे हुए होते हैं, उन आइडियाज़ में, उन कन्वेंशंस में, उन ट्रेडिशन में, हमें लगता है बस यही सच है। हम खुद से जाके उनके बारे में रिसर्च नहीं करना चाहते, हम खुद से जाके अपना नॉलेज एनहांस नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते हैं कि हमें एनलाइटमेंट मिले। तो यहाँ पे जो है प्लेटो यही कहना चाहता है कि जो प्रिजनर्स केव में थे वो उन शैडोज़ को रियलिटी समझते थे। जब तक कि उनमें से कोई एक प्रिजनर फ्री नहीं हुआ और बाहर नहीं गया रियल सोर्स को ढूंढने के लिए, रियल नॉलेज को ढूंढने के लिए, जब तक उसने जो है स्ट्रगल नहीं किया, तब तक उसको एनलाइटमेंट नहीं मिली। जब वो बाहर गया, उसको ट्रू सोर्स ऑफ गुडनेस मिला, वो फॉर्म ऑफ गुडनेस, वो ट्रूथ मिला, वो सनलाइट दिखी, तब उसको जो एनलाइटमेंट अचीव हुई और फिर वो वापस केव में गया ताकि वो बाकियों को भी जो है क्या कर सके, एनलाइटन कर सके और उनको बता सके कि बाहर जो है रियलिटी है और जो हम अंदर देख रहे हैं वो सिर्फ शैडोज़ हैं। ये सिंबॉलिज्म क्या है केव का? केव जो है रिप्रेजेंट कर रही है वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस, मतलब कोई भी फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड जो हम अपने सेंसेस से परसीव करते हैं। उस प्रिजन, मतलब उस प्रिजन में, उस केव में उन लोगों को ऐसा लग रहा था बस शैडोज़ ही जो है रियलिटी है, मतलब वो इग्नोरेंट थे। और वो प्रिजनर्स जो थे वो हमारी ही तरह कुछ हैबिट्स में, कुछ कन्वेंशंस में, कुछ कल्चरल बिलीफ्स में फंसे हुए थे, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन कर ही नहीं रहे थे कि ये शैडोज़ ही रियल है या इसके अलावा भी कुछ है। और वो जिन चेन्स से बंधे हुए थे, वो चेन्स क्या सिम्बलाइज कर रही है? वो इग्नोरेंस, प्रेजुडिस, रिलायंस ऑन सेंसेस जो है वो सिंबलाइज कर रही है, कि जिसकी वजह से वो प्रिजनर्स जो थे वो पीछे नहीं मुड़ पा रहे थे, ताकि जो है वो सच्चाई ना देख पाएँ। जैसे हम भी कुछ चीज़ों से बंधे हुए होते हैं और हम चाहते ही नहीं हैं, या तो हम इतने लेज़ी इनफ होते हैं, या तो हम चाहते ही नहीं है रियलिटी को एक्सेप्ट करना या ट्रुथ को सीक करना। उसके बाद जो शैडोज़ वॉल पे बन रहे थे वो इल्यूजन्स थे, वो अपीयरेंसेस थे, जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हमेशा एक्सेप्ट करते हैं कि जो हम देख रहे हैं वही सच है। वो उसके अलावा जो डीपर ट्रुथ है या जो डीपर नॉलेज है वो उसको जानना ही नहीं चाहते हैं। और फायर, फायर सिंबलाइज करती है एक लिमिटेड सोर्स ऑफ लाइट जो केव में थी, मतलब ये मैन मेड नॉलेज है, जो हमें दिखाया जाता है हम वही देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूज़ मीडिया या सोशल मीडिया, जो भी हम वहाँ पे देखते हैं हमें लगता है बस यही सच है, क्योंकि हम उतना ही देखते हैं, हम चाहते ही नहीं कि हम इससे आगे बढ़ें या इससे आगे कुछ देखें। वो फायर उनको वही दिखा रही है। और फिर जो वो बाहर एस्केप करके प्रिजनर चला जाता है वो क्या सिंबलाइज करता है? हिज जर्नी टूवर्ड्स एजुकेशन, टूवर्ड्स एनलाइटमेंट, टूवर्ड्स विजडम। और सन को प्लेटो ने किससे सिंबलाइज किया? हाईएस्ट ट्रूथ से। उसने कहा ये फॉर्म ऑफ गुड है, क्योंकि सन की वजह से जो है विजन जो है पॉसिबल है, सन की वजह से जो है सारी चीज़ें विजिबल हैं, और इसी की वजह से नॉलेज और एग्जिस्टेंस जो है पॉसिबल है। और जो रिटर्न जर्नी दिखाई है उस फिलोसोफर किंग की, या उस प्रिजनर की जिसको उसने फिलोसोफर किंग कहा है, उसकी ड्यूटी क्या है? उस नॉलेज को शेयर करना है सोसाइटी में, ताकि जो ये लोग हैं जो फंसे हुए हैं इन शैडोई अपीयरेंसेस में, इन शैडोई इल्यूजन में, ये उनसे बाहर आएंगे, अपनी कंफर्ट जोन्स को छोड़ें और क्वेश्चन करें अपने बिलीफ पे और फेस करें इस हार्श ट्रुथ को। और वो कहता है कि ये जो ब्लाइंडिंग सनलाइट थी, मतलब जो उस प्रिजनर की आंखों को ब्लाइंड कर रही थी, वो खोल नहीं पा रहा था, ये स्ट्रगल है, ये डिफ़िकल्टी है, कि ये जो प्रोसेस है ऑफ अचीविंग एनलाइटमेंट, ऑफ अचीविंग नॉलेज, ये एक इजी प्रोसेस नहीं, एक ओवरवेलमिंग, ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस, इसमें स्ट्रगल करना होता है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना इजी नहीं है। तो फिर जब वो वापस केव में चला जाता है, जब उसको एनलाइटमेंट मिलती है, जब वो मतलब उसको ट्रुथ पता चल जाता है, तो उसके लिए बहुत हार्ड हो जाता है अकेला रहना। वो चाहता है कि जो उसका ट्रुथ, अगर हमें सच्चाई किसी चीज़ के बारे में पता चले, हम नहीं चाहेंगे कि वो हम तक ही रहे, हम चाहेंगे बाकी लोग भी एजुकेट हो, बाकी लोग भी अवेयर हों, वो अवेयरनेस सब में आए कि हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ये पता चला है तो ये सबको पता होना चाहिए। हम नहीं चाहेंगे
चाहेंगे कि कोई अगला बंदा इग्नोरेंस में रहे। तो वो यही दिखाना चाहता है कि अगर आपको एनलाइटमेंट मिलती है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप जाके उसको हर किसी को प्रोपोगेट करो। और उसकी आइडियल स्टेट के लिए यही उस टाइम पे सबसे बेहतर था कि जो भी लोग या जो भी इंसान एनलाइटमेंट हासिल कर चुका है, जो भी इंसान जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास विजडम है, वो रूल करेगा और बाकियों को भी वो चीज़ प्रोपोगेट करेगा, ताकि वहाँ पे लोगों के साथ जो है वो यूटिलिटेरियनिज्म की जो थियोरी है वो सब पर अप्लाई हो। उसने केव को जो है सिंबलाइज किया है वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस से, शैडोज़ को इल्यूजन से, ओपिनियंस से। जो जर्नी वो आउट करता है प्रिजनर, उसको एजुकेशन से, जर्नी टू एजुकेशन। सन जो है फॉर्म ऑफ गुड है, और रिटर्न टू द केव फिलोसोफर की ड्यूटी से। फॉर प्लेटो उसने क्या कहा, डोंट सेटल फॉर शैडो, स्ट्राइव फॉर ट्रूथ इवन इट्स हार्ड। कि शैडोज और इल्यूजन्स पे ही बस उतना ही अपना नॉलेज ना मत रखो, उसको एक्सपैंड करो, ट्रुथ को जानने की कोशिश करो, ट्रुथ को ढूंढने की कोशिश करो, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, पर उसको ढूंढने की कोशिश करो। ये प्रोसेस डिफ़िकल्ट होगा, स्ट्रगलिंग होगा, बहुत हार्ड वर्किंग होगा, बहुत टॉयल करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो आपको एनलाइटमेंट मिलेगी वो आपको सबसे जो है हायर लेवल पर लेकर जाएगी। और इसको मैं समझाने के लिए आपको एक ईजी एग्जांपल देती हूँ। जो ये एलेगरी ऑफ केव है, इट्स एन एलेगरी, तो हम इसको किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के साथ या अपनी अभी प्रेजेंट लाइफ के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। सोचो जो सोशल मीडिया अभी हम यूज़ करते हैं वो हमारे लिए केव है। क्योंकि हम जो है घंटों घंटों स्क्रॉल कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक या जो भी हम चलाते हैं, और हमें लगता है जो भी इस पे दिखाया जा रहा है वो रियलिटी है। अब जो भी हम इस पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये सोशल मीडिया हमारे लिए केव बन गई, और जो भी हम इस पे देखते हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर्स का लाइफस्टाइल, फोटोज़, ट्रेंड्स या कुछ भी जो भी हम देखते हैं, वो क्या है, शैडोज़ है हमारे लिए। क्योंकि वो जो है फ़िल्टर्ड कंटेंट है, वो बनाई गई होती है इमेजेस, वो डिस्टॉर्टेड वर्जन है लाइफ का, वो रियलिटी नहीं है जो हम देख रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए शैडोज़ बन जाती हैं। अब फायर क्या है हमारे लिए, वो एल्गोरिदम, वो एडवर्टाइजमेंट्स जो हमें दिखाई जाती हैं, जो हमें जो कंटेंट हमारे फ़ोन्स पे आता है कि हम ये देखें, फ़ोन हमारा डिसाइड करता है कि हमें क्या देखना चाहिए। तो वो फायर है, जैसे वो फायर क्या कर रही थी, शैडोज़ कास्ट कर रही थी। और हमारे लिए चेन्स क्या बन जाती है, जैसे वो प्रिजनर्स वहाँ पे जो थे बंधे हुए थे, उनकी गर्दन बंधी हुई थी, उनके पाँव बंधे हुए थे। पर यहाँ पे हमारे लिए चेन्स क्या बन जाती है, ये हमारी एडिक्शन और ये लैक ऑफ अवेयरनेस जो हमारे अंदर है। हम जो है देखते ही नहीं, हम क्वेश्चन ही नहीं करते, हम फंस गए उस हैबिट्स में। हमें जो है हमें यूज़ करना है फ़ोन, हमारा जो है डोपामीन जो है वो रश करता है, हमें खुशी मिलती है, लाइक्स आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रही हैं, ट्रेंड्स बन रहे हैं। तो ये चेन हमारे लिए क्या है, ये एडिक्शन हमारे लिए चेन बन गई है उन प्रिजनर्स की तरह। और अगर हम में से कोई डिसाइड कर ले कि हम सोशल मीडिया डिलीट करेंगे, हम जो है लाइफ को अपने थ्रू रियलिटी देखेंगे, हम रिसर्च करेंगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से लाइफ को जिएंगे, तो वो हम क्या बन जाएंगे, उस फ्रीड प्रिजनर की तरह बन जाएंगे जो बाहर जाके एक्सप्लोर करता है लाइफ को। तो हम रियलाइज़ करेंगे कि ये जो फ़ोन वाली ज़िंदगी है, जो सोशल मीडिया पे दिखाई हुई ज़िंदगी कितनी आर्टिफिशियल है, यहाँ पे सिर्फ शैडोज़ हैं। और जब हम रियल ह्यूमन कनेक्शन से मिलेंगे, जब हम अनफिल्टर्ड लाइफ को देखेंगे, नेचर में जाएंगे, एक्चुअल नॉलेज जो है उसको गेन करेंगे, वो हमारे लिए सन बन जाएगा, वो हमारे लिए ट्रूथ, वो हमारे लिए रियलिटी बन जाएगा। जो हमारे लिए हार्डर होगी फेस करना, हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा इस सोशल मीडिया की लाइफ को छोड़ना और रियलिटी में जीना, अपनी लाइफ से रियल लोगों से कनेक्ट करना मुश्किल होगा। बट अल्टीमेटली अगर हम ये चीज़ कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रूथ मिल जाएगा, हमें रियलिटी मिल जाएगी, हमें एनलाइटमेंट मिल जाएगी। और ये सन, ये ट्रूथ हमारे लिए क्या बन जाएगा, ह्यूमन कनेक्शन। उसके बाद अगर हम फिर बाकियों पे जाकर ये अवेयरनेस फैलाएं कि इंस्टाग्राम की लाइफ रियल नहीं है, हमें इस पे बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें रियल लाइफ को फोकस करना चाहिए। ऑब्वियसली हम पर लोग हंसेंगे, हम पे मजाक उड़ाएंगे, आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हो, आप ये यूज़ नहीं करते हो, आपको बोरिंग लगता है सोशल मीडिया, तो वो कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम इस एलेगरी को जो है हम अपनी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या बताना चाहता था प्लेटो असल में हमें, कि कैसे एजुकेशन की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लाइफ में, कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है एक इंसान के लिए कि उसके पास नॉलेज हो, उसके पास विजडम हो, ताकि वो उस इग्नोरेंस भरी ज़िंदगी से, उस शैडोई इल्यूजन से निकल के जो है बाहर आ जाए। यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से एक और पॉइंट जो प्लेटो फिर से इस पे दिखाता है कि जो हम देखते हैं रियलिटी ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी वाला जो कंसेप्ट है, क्योंकि शैडोज जो देख रहे थे वो एक चीज़ थी, उसके बाद फायर के सामने जो ऑब्जेक्ट्स पड़े थे वो दूसरी चीज़ थी, और रियलिटी कुछ और थी जो बाहर जाकर वो फिलोसोफर किंग या जो प्रिजनर जो है देखता है, वो रियलिटी थी। तो ओवरऑल कंसेप्ट जो था एलेगरी ऑफ केव का वो यही था, ट्रूथ ऑफ नॉलेज, विजडम, एनलाइटमेंट अचीव करना।
थ्रू एजुकेशन। तो उसका जो था यही था कि अवेयरनेस आए नॉलेज के बारे में, एजुकेशन के बारे में, और यही सब जो है वो प्रोपोगेट करना चाहता था अपने आइडियल सिटीजन्स को, अपनी आइडियल रिपब्लिक में। इसके अलावा जो है प्लेटो ने बुक 6 में डिवाइडेड लाइन की थियोरी दी थी, और एलेगरी ऑफ केव जो है मेटाफोरिकल इलस्ट्रेशन है इसी डिवाइडेड लाइन थियोरी की, जो कि लेवल्स ऑफ नॉलेज है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो ह्यूमन कॉग्निशन जो है वो 4 लेवल्स में स्प्लिट होती है। सबसे पहले उसने कहा इमेजिनेशन है, जिसको उसने कहा इकैसिया, जिसमें प्रिजनर क्या है सिर्फ शैडोज देख पा रहे हैं वॉल पे, इल्यूजन्स देख पा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि यही रियलिटी है। ये पहला लेवल है, और उसने कहा ये सबसे लोअर लेवल है। दूसरा लेवल है बिलीफ, पिस्टिस। इसमें क्या है, जब प्रिजनर वो फ्री होता है और अपने पीछे जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को देख पाता है, फायर को देख पाता है, तो ये जो है वो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स का बिलीफ उसके अंदर आ जाता है। तो ये सेकंड लेवल है। तीसरा लेवल है रीज़न, डायोनिया। इसमें जो है वो मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग का जो है यूज़ करता है। जब प्रिजनर बाहर जाता है वो सबसे पहले वाटर में रिफ्लेक्शन देखता है, फिर रात को स्टार्स मून वगैरह देखता है, तो वो रीजनिंग करता है उनमें थ्रू मैथमेटिक्स एंड हाइपोथेसिस। तो चौथा लेवल उसने कहा इंटेलेक्ट, जिसको उसने कहा नोएसिस। इसमें क्या होता है, वो फाइनली सन को देखता है और रियलाइज़ करता है कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, लाइफ है और ट्रुथ है, और ये जो है फॉर्म ऑफ गुडनेस है। तो ये फोर्थ लेवल है, और उसने कहा यहाँ पे पहुँच के, इस फोर्थ लेवल पे पहुँच के, ये जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निशन है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलेक्ट है। तो इस थियोरी को भी उसने जो है मेटाफोरिकली इलस्ट्रेट किया थ्रू एलेगरी ऑफ केव। तो इस हिसाब से ये हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। नाउ वी विल डिस्कस प्लेटो एज फर्स्ट फेमिनिस्ट क्रिटिक। प्लेटो को जो है ऑफन कहा जाता है कि वो फर्स्ट फेमिनिस्ट क्रिटिक है इन वेस्टर्न फिलोसफी, बिकॉज इन रिपब्लिक बुक 5 में उसने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दी हैं जो बहुत ही रेवोल्यूशनरी थी उसके टाइम के हिसाब से। जिस टाइम पे उसने ये लिखा है उस टाइम के हिसाब से बहुत रेवोल्यूशनरी थी। उसने जो है चैलेंज किया था ट्रेडिशनल नॉर्म्स को, ट्रेडिशनल ग्रीक बिलीफ्स को, और कहा था कि वुमेन जो है नेचुरली इन्फीरियर नहीं है मैन से, और आर्ग्यू किया था कि वुमेन्स को भी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए एजुकेशन में और गवर्नेंस में। रिपब्लिक में प्लेटो ने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दी है वुमेन के लिए कि उनको जो हाईएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए पावर में, वो भी गार्डियंस बन सकती हैं, वो भी फिलोसफर क्वींस बन सकती हैं, वो भी वॉरियर्स बन सकती हैं। और जो है उसने कहा था कि सोल जो है जेंडरलेस है, उसके हिसाब से सोल जो है जेंडरलेस है। प्लेटो के लिए बॉडी मैटर नहीं करती थी, उसके लिए सोल मैटर करता था। वो कहता था कि वुमेन का सोल जो है उसके अंदर भी सेम विजडम, सेम करेज, सेम रीज़न हो सकता है, सेम रीजनिंग, सेम नॉलेज हो सकता है जैसा एक मैन के अंदर होता है। तो हमें जो है वुमेन्स को जो है एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए एजुकेशन से या पावर से। उसके अलावा जो है उसने डॉग की एग्जांपल दी थी, डॉग्स की एनालॉजी यूज़ की थी। आई कोट, वुड यू से दैट मेल डॉग्स शुड ओनली बी ट्रेन्ड फॉर हंटिंग एंड गार्डिंग द फ्लॉक्स एंड द फीमेल स्टे एट होम एंड नर्स द पपीज while the males work and have the care of the flocks। उसने कहा था कि जैसे मेल और फीमेल डॉग्स उन दोनों को ट्रेन किया जाता है कि वो गार्ड करें, हंट करें, उसी तरह से मेन और वुमेन दोनों को ट्रेन करना चाहिए सेम ड्यूटीज़ के लिए। सोसाइटी को एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए वुमेन को, उनको जो है लोगों की एबिलिटीज़ के हिसाब से जो है उनको काम देना चाहिए। उनको उसमें सेक्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ये फीमेल है इसको नहीं मिलना चाहिए। उनको उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से हर किसी को सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। उसके अलावा उसने कहा था एबोलिशन ऑफ द प्राइवेट फैमिली फॉर द गार्डियन क्लास। उसने कहा था गार्डियन या रूलिंग क्लास जो उनकी प्राइवेट फैमिलीज़ नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, वुमेन्स जो हैं वो घर के काम या चाइल्ड केयर जो है या हाउस वर्क है उससे बंधी नहीं रहेंगी। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, वो फोकस कर सकती हैं स्टेट को सर्व करने में इक्वली मेन के साथ। उसने कहा था कि बोथ वुमेन और मेन को जो है सेम काइंड ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए म्यूज़िक में, जिमनास्टिक्स में और फिलॉसफी में। वो बिलीव करता था डिफरेंसेस जो है मेन और वुमेन के अंदर वो जो है अपब्रिंगिंग की वजह से है और सोशल कस्टम, सोशल नॉर्म्स की वजह से, ना कि किसी नेचुरल एबिलिटी की वजह से। क्योंकि वो सोल पे बिलीव करता था, वो कहता था कि सबकी सोल सेम है। और उसने अलो किया वुमेन को कि वो गार्डियंस बने, रूलर्स बने, वॉरियर्स बने उसकी आइडियल स्टेट की, उसी तरह जैसे मेन है। अगर वो राइट जो है प्लेटो ने जो है चैलेंज किए थे उस टाइम पे ग्रीक नॉर्म्स को। उस टाइम पे एंशंट एथेंस में जो है वुमेन्स को एक्सक्लूड किया जाता था पॉलिटिक्स से, एजुकेशन से, पब्लिक लाइफ से। लेकिन प्लेटो इन सब के अगेंस्ट गया और उसने वुमेन को जो है एक रोल प्रोवाइड किया पब्लिक में और पॉलिटिकल अफेयर में। ऑल्दो ये रेडिकल आइडियाज़ जो हैं प्लेटो के, उनको मॉडर्न स्कॉलर्स जो हैं वो
डिबेट करते हैं इस चीज़ पे कि हमें वेदर प्लेटो को क्वालिफाई करना चाहिए एज अ फेमिनिस्ट या नहीं। बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि उसके आइडियाज़ जो थे वो ऑफन बेस्ड थे ऑन व्हाट वाज मोस्ट एफिशिएंट फॉर द स्टेट। उसकी आइडियल स्टेट के लिए जो एफिशिएंट था उसके लिए, उसके बेसिस पे उसने ये जो आइडियाज़ हैं वो प्रोपोगेट किए थे। उसका जेन्युइन कंसर्न नहीं था वुमेन के इंडिविजुअल राइट्स को लेके या उसकी हैप्पीनेस को लेके, क्योंकि उसके बाकी वर्क्स में भी उसने कुछ थोड़े बहुत डेरोगेटरी और इनकंसिस्टेंट रिमार्क्स दिए हैं शायद उस वजह से। बट फिर भी उसके कुछ आइडियाज़ थे उस टाइम के हिसाब से। उसने रिपब्लिक में जो है बहुत सारे रेडिकल आइडियाज़, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ दिए हैं फॉर वुमेन कि उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से हम उसको टू सम एक्सटेंट क्वालिफाई करते हैं एज अ फर्स्ट फेमिनिस्ट क्रिटिक। So that was all from my side. Thank you so much for your patience and time. I hope you like my video. Do like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get notifications whenever I'll post video. Thank you very much.